इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, बस 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ हर वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर सभी महापौरों के साथ संवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअली संवाद। पूर्व सरकार पर भी सीएम योगी ने साधा निशाना। कुरुक्षेत्र में पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। कहा जनता को नई नई योजनाओं का लाभ। पटना में अशोक चौधरी की संपत्ति को लेकर बोले प्रशांत किशोर। कहा 200 करोड़ रुपए की संपत्ति की अर्जित, बिहार की जनता का गुलाम बनने के लिए हो जाओ तैयार। गुजरात के व्यारा में प्राकृतिक खेती के लिए कदम। प्राकृतिक खेती से कम होगा बीमारियों का प्रकोप। सभी लोगों को करना चाहिए प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर सभी महापौरों के साथ वर्चुअल संवाद किया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 साल पहले उत्तर प्रदेश का जीडीपी 12,75,000 करोड़ रुपए था और हमारी योजना इसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी निवेश करने नहीं आता था, लेकिन राज्य में अच्छी सड़कें नहीं थी, सुरक्षित माहौल का अभाव था। आज हमारे पास राजमार्गों का जाल है, अन्य राज्यों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है और हर जिला मुख्यालय तक 2 या 4 लेन की राजमार्ग कनेक्टिविटी सुनिश्चित है। सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को कोई भी बीमारू राज्य नहीं कह सकता, बल्कि ये भारत के विकास इंजनों में से एक है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है और भारत के बारे में दुनिया के मन में जो परसेप्शन था उसको बदलते हुए भी हमने देखा है। भारत को दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरते हुए हम देख रहे हैं। हर एक सेक्टर में भारत की जो सफलता है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी लीडरशिप है उसका परिणाम है और प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम लोगों ने आज से 8.5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब में और आज में ये व्यापक परिवर्तन हर एक सेक्टर में हमें बदलते हुए दिखता है और उसको उस बदलते हुए माहौल में हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर जो भी नगर निगम या नगर पालिका के हमारे चेयरमैन या नगर पंचायतों के चेयरमैन इस संवाद में जुड़े थे, आपने सबके मुंह से इस बात को सुना होगा कि उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया है। लेकिन इससे भी आगे और भी संभावना हमारे पास हो सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश की जो कुल जीडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ थी और इस वित्तीय वर्ष के अंत में हम उसको 35 से 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 43,000 थी, आज हम इस वित्तीय वर्ष में उसको 1,20,000 तक पहुंचाने जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आता था क्योंकि सड़कें खराब थीं, बिजली नहीं थी, सुरक्षा का माहौल नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में अच्छी सड़कें हैं, देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्सप्रेस हाईवे के नेटवर्क हैं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर है,
हमने हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। उत्तर प्रदेश में हाईवे का एक बेहतरीन नेटवर्क, 6 सिटी हमारी मेट्रो के साथ जुड़ चुकी है। देश का पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे ये वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। परसेप्शन बदलता तब है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, विकास की सोच लोगों के मन में हो और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके को प्राप्त हो। और पिछले 8.5 वर्ष में इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो कार्य किए गए हैं, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। और इसी को ध्यान में रख करके मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में निवेश नहीं आता था, जो होता था वो जा रहा था, आज उसी प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, 15 लाख हम अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 60 लाख से अधिक नौजवानों को इसके माध्यम से नौकरी। परंपरागत उद्यम जो मृत प्राय 17 के पहले था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसको पुनर्जीवित किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज उसमें रोजगार प्राप्त किए हैं। सरकारी नौकरी जिसमें पहले सेंध लगती थी, आज 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी हम प्रदेश में देने में सफल हुए हैं। यानी प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन एक इच्छा शक्ति जो विकास की होती है, उसको करने की इच्छा शक्ति का परिणाम क्या कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज प्रयागराज में महाकुंभ होता है, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच जाता है। आज अयोध्या की तस्वीर बदल गई है, काशी की तस्वीर बदल चुकी है। लखनऊ में तस्वीर जो आज से 10 साल पहले आया होगा, आज वो लखनऊ को पहचान नहीं पाता है, मथुरा वृंदावन को पहचान नहीं पाता है। आगरा के बारे में चेंज उसको दिखाई देता है। मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप हो गया है। गाजियाबाद एक नए गाजियाबाद के रूप में विकसित हुआ है। मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, यानी कौन सा ऐसा नगर निकाय है, गोरखपुर, कहीं भी आप जाएंगे, झांसी, यानी ये सभी नगर निकाय, नगर निगम है जिन्होंने विकास भी किया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। आज इन नगर निकायों की शोभा बढ़ती है जब पर्व और त्योहारों में स्पाइरल लाइट आने वाले आगंतुकों की स्वागत करती है। लोगों का चेहरा खिलता है। पहले अंधेरे में लोग रहते थे, गड्ढा युक्त सड़कें उनको काफी लेट तक अपने घर में वहां अपने गंतव्य तक पहुंचाती थी। आज अच्छी सड़कें, स्पाइरल लाइट और एलईडी स्ट्रीट लाइट की वहां पर व्यवस्था उस नगर निकाय को एक नई पहचान दे रही है। 14 लाख सीसीटीवी कैमरे उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में लगे हैं, जिसमें नगर विकास ने, गृह विभाग ने और लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करके लगाए हैं, जो सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को देश के अंदर पहली बार प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हुआ है। एक टीम भावना से किए गए कार्य का प्रयास है। हमने इनकम बढ़ाई। जो लोग कहते थे उत्तर प्रदेश बीमारू है, आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कह सकता। आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा था आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कि हमें 2047 के लिए अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, 2047 कैसा होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत होना चाहिए। और विकसित भारत के लिए उन्होंने पंचप्रण की बात की थी। पंचप्रण, पहले अपने परंपरा और अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति होना, यानी विरासत का सम्मान। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबको दिया वह था गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना। यानी गुलामी की ये मानसिकता, अरे साहब नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम
पिछड़े हैं, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा आप कर सकते हैं। ये गुलामी की मानसिकता त्यागनी पड़ेगी, जो अपना है उस पर गौरव की अनुभूति करना, इस कार्य को लेकर के आगे बढ़ना। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए, अपने वीर सैनिकों के लिए, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री और पुलिस के जवानों के प्रति जो सुरक्षा का बेहतर एहसास करा रहे हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव। चौथा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब तीन हैं, लेकिन अगर हम आपसी एकता नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो सामाजिक एकता। और पांचवा उन्होंने कहा था नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और मैं इसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए पंच प्रण के साथ आप सभी नगर निकायों को जोड़ने के लिए आह्वान करते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं। मुझे प्रसन्नता है, इन 8 वर्षों में हमारे 2 नगर निकायों ने, लखनऊ और गाजियाबाद ने अपने बॉन्ड जारी किए। अन्य नगर निकाय भी अपने बॉन्ड को उन्होंने प्रस्तावित किया है। ये ब्रांडिंग होती है किसी भी नगर निकाय की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया, जिसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई न कोई नई योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। आप सब जानते हैं, पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और मुझे खुशी है, पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है। ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, मैं इन पहलों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाओं की मैं सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मित्रों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से ये एक है। यह विभाग सीधे जनता के
जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यह विभाग राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आपदा के समय में ये संकट मोचन के रूप में ये अपना कार्य आगे बढ़ करके करता है। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकें अपनाकर अपने कामकाज को सरल किया है, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। आज जो पहले हम शुरू करने जा रहे हैं वे इस यात्रा का एक नया अध्याय है। मित्रों, मेरा मानना है कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की ये सेवा करना है और इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित ये होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने न पड़े और सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार पर पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए उनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज से पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल समस्या प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए तहसील कार्यालय में आना पड़ेगा। मित्रों, हमने इसका सरलीकरण किया है। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको अपनी रजिस्ट्री को वो फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं और जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी वो समय टाइम आपको मोबाइल के ऊपर इसमें मिलेगा और आप तहसील में आकर के वहीं पर एक बार फोटो उतरवाने के लिए जो हमारा सेलर है, जो हमारा परचेजर है या हमारा ग्राइंडर है, वो 3 के 3 वहां आकर के अपनी साइन करेंगे और फोटो उतरवा करके तुरंत रजिस्ट्री उनके हाथ में आ जाएगी। उनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पटना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी की संपत्ति को लेकर जो कहा गया हम उस पर कायम हैं। उन्होंने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कैमरे पर कहा कि अगर एक कट्टा भी जमीन पर मिलता है तो मैं जनसुराज का गुलाम हो जाऊंगा। अब जब कागजात जारी हो गए हैं तो आप कहते हैं कि ये आपकी जमीन नहीं है। अगर ये आपकी जमीन है तो जनसुराज का गुलाम मत बनो, बिहार की जनता का गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ और इस्तीफा दे दो। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम अदालत जाएंगे। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब आज जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे। लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है,
उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास है मुन्ना जी, इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनीता कुणाल, ये तीनों लोग बताए। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं, जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई, मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए गुजरात के व्यारा में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी को लेकर किसानों को प्रोत्साहित करते हुए रमेश ने कहा कि आज जब बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया तो हम सभी धरती पुत्रों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए और मानव जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान प्राकृतिक खेती, और हमारे राज्यपाल भी समय समय पर विभिन्न जिलों का दौरा कर लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो वाकई सराहनीय है। इसीलिए सभी किसानों को उनके जन अभियान की सराहना करते हुए पूर्ण प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। मारू नाम रमेशभाई दिवानजीभाई गामित, गाम खुर्दी, तालुको व्यारा, जिल्लो तापी। मैं आ वर्षे 24 अगनतीस डांगर कर्यु छे, तेमां जीवामृतथी शरूआत करी अने वरसादे सतत आववाथी थोड़ोक आम पाकमां लॉस तो छे ज, छतां मैं जीवामृते 2 वखत छाट्युं छे अने एमां हवे फाल आवी गयो छे, व्यवस्थित थई गयुं छे। मारी जेम गाममां आगळ आनो नमूनो जोईने प्राकृतिक खेती में जॉइंट थाय अने पोतानुं स्वास्थ्य सुधरे तो लोको माटे सारूं छे। आ डगले पगले अनेक जातना रोगो थाय छे। डॉक्टर जेवा डॉक्टर ने भी आ रोग पकड़ातो नथी, तो आ प्राकृतिक खेती करवाथी आपणाने तंदुरस्ती माटे सारामां सारो फायदो छे। हवे आपणे જોઈએ તો હરિયાણા જેવા વિસ્તારમાંથી આ કેન્સરની ટ્રેન જાય છે, તેવું આપણા ગુજરાતમાં નહીં થાય, તેના માટે આપણે સતર્ક રહેવું પડશે અને શરૂઆત ઘરથી કરીને બીજાને પ્રોત્સાહિત થાય એવું કંઈક આપણે વિચારીએ તો વધુ સારું। हुबली में एक युवक ने कलर्स हेल्थ केयर सेंटर में गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी युवक के बाल झड़ने बंद नहीं हो रहे। उसने कहा कि पिछले दिसंबर से बाल झड़ने का इलाज करवा रहा है और वो अब इसके लिए 80,000 रुपए भी दे चुका है, लेकिन अभी तक बालों का झड़ना बंद नहीं हुआ। तो वहीं ये इलाज कराने के चलते युवक के सिर में भी दर्द रहने लगा, जिसके बाद युवक ने दूसरे अस्पताल में डॉक्टर से इलाज करवाकर सिर दर्द की दवाई ली। अब सवाल ये है कि स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कलेक्टर इस संबंध में उचित
कार्रवाई कब करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ಕೂದಲು ಸಂಬಂಧ ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಕೇಶಾಪುರದಾಗ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾರ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ರೀ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾರ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದ್ದು ರೀ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ರೀ, ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾಕತ್ತೀರಿ ಅವರು. ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಂದ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ರೀ. 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಂದ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ EMI ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ 80,000 ರೂಪಾಯ್ದು EMI ಮಾಡಿಸಿದೆ ರೀ. ಅವರು 48,000 ರೂಪಾಯ್ದು EMI ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿದೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ರೀ. ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಚುಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದುಗ್ಗಾನಿ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ರೀ. ಅವ್ರು ಗುಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಐತಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ತೊಗೋರಿ, ಇನ್ನು 24,000 ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೂದಲು ಊರಾಗ ಹೊರತಾಗ ಕೂದಲು ಬರಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂದಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದ ಕೂದಲು ಊರಾಗತ್ತಾವ ರೀ. ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದೆ. ಏನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದಾರ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಪಟೇಲ್ ಅದಾರ ಆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ನೋವು ಸಾಕತ್ತೈತಿ ರೀ, ತಲೆ ಚುಚ್ಚಾಕತ್ತೈತಿ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ಮೊದಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಮೊದಲು ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ದುಗ್ಗಾನಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ ರೀ, ಕೇಶಾಪುರ ಹತ್ರ ರೀ, ಕೇಶಾಪುರ ಹತ್ರ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಂ ರೀ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವ್ರು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗೇನು ರೀ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋರು? ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋಂಗೆ ಮಾಡೀನಿ ರೀ. ಮುಂದೆ ಹಂಗೇನಾರ ಬರೋಂಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ರೀ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 30,000 ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವ್ರು ತೆಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಭಾಳ ಮೋಸನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗ ಅವರು. ಈಗ ಕೂದಲ ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ. ಹೋದ್ರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾರ ಮನೆ ಮುರಿತಾರೆ ರೀ ಅವ್ರು. ಮನೆ ಮುರಿದು ಸತ್ಯಾನಾಶ ನಮಗೇನು ನಡೀತಿದ್ರಿ. ಆದರೂ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 80,000 ಟೋಟಲ್. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೀ, 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ಪೇ, 48,000 ರೂಪಾಯಿ EMI. ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದಾರು. ಊದಲಲ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಉದಿರ್ಯಾವು ಊರು ಒಟ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್, ನಮ್ಮ ನರವಂದ್ರ. अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।